सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात की थी जो बेसिकली डिनोट कर रहे थे कि हम कैसे एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है। सो चैप्टर का नाम था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मैं था गौरव, आपको बता रहा था अबाउट आर इकोनॉमी एंड देयर सेक्टर्स। सो पॉइंट पता ही है आपको, जिसके अंदर हमने कुछ आई थिंक 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया था कि कैसे हम हमारे कंडीशंस के अंदर, कैसे हम हमारे इंडिया के अंदर, कैसे इस सिनेरियो के अंदर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। बेसिकली स्पेशली अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर। गॉट इट। सो हाउ वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट वाज कि हमें बैंक्स वगैरह को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो जो फार्मर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करें सो दैट द फार्मर्स कैन इनिशिएट और स्टार्ट कोई भी जो उनको अगर अपना हार्वेस्ट के अंदर कुछ ग्रो करना है तो वो चीज़ कर सकें। साथ ही जो गवर्नमेंट है अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है ट्रांसपोर्टेशन पे या दूसरे कुछ और सेक्टर्स में रिलेटेड टू द हार्वेस्ट, तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ के फार्मर्स होंगे उनको बेहतरी मिलेगी, कहीं ना कहीं वो बेहतर होगा। कैसे? मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को बेहतर करके अगर ऐसा कुछ होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बेहतर कर दिया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं उनके पास में एक अच्छा रोड है, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, तो वो डे बाय डे में जितनी जैसे वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, तो दे कैन सेल आउट ईजिली, तो आसानी से वो सेल आउट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ जो दूसरा उनका मतलब जो भी हार्वेस्ट ग्रो कर रहे हैं उसके पैरेलल वो साथ में कुछ ना कुछ और मनी ओरिएंटेड वर्क कर पाएंगे। तीसरे पॉइंट के अंदर हम बात करें अगर, अच्छा ये रह गया कि अगर यहाँ पे डैम्स वगैरह हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ बेहतर हो सकती है। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि कुछ ऐसी हर एक जगह का अपने खुद का पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के थ्रू पोटेंशियल को देखते हुए वहाँ पे जैसे टूरिज्म फैसिलिटीज़ या कोई भी क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो वहाँ सेटअप की जा सकती है उसको सेटअप की जाए सो दैट पीपल कैन इंगेज इन दैट। फिफ्थ पॉइंट में हमने बात की थी कि जो लोकल बैंक्स हैं दे मस्ट गिव क्रेडिट ऑन रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो थी वो सारी इसी चीज़ के हिसाब से है। साथ ही सीड्स परचेज कर सकें, चाहे फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, जो भी रीजनेबल रेट्स पे क्रेडिट दिया जा रहा है आसानी से उनको मिले, सो वो अपनी जो स्किल्स हैं दैट दे कैन इम्प्रूव। अगर हम नेक्स्टली इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं कुछ और, अगर हम एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कुछ प्रमोट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ को सो दैट पीपल कैन इंगेज। मतलब ये वाला पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया था, सिंपल सी बात थी। इसमें क्या है, इसमें ये बताया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा भी लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जिसके थ्रू जो फार्मर है वो कुछ ना कुछ ग्रो कर सकता है, कुछ ना कुछ अपने अर्निंग सोर्सेज है उसको बढ़ा सकता है। जैसे यहाँ पर बताया है कोल्ड स्टोरेज ओपन कर लिया, हनी कलेक्शन सेंटर्स ओपन कर लिए, ठीक है, या फिर कोई भी वेजिटेबल सेलिंग हो गया, कोई भी इंडस्ट्री जो से कनेक्ट करती हो, या फिर फ्रूट्स से उससे कनेक्ट करने वाली जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको सेटअप कर सकें एट अ वेरी स्मॉल लेवल। ओके, सो दीज पॉइंट्स वी हैव अर्लियर डिस्कस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेवेंथ वन एक्चुअली। तो देखिए सेवेंथ पॉइंट की अगर अपन बात करें, जो सेवेंथ सजेशन होगा हमारी तरफ से, ये आपके एनसीईआरटी बुक्स के रेफरेंस में मैं बात करूं तो ये कहता है कि इंडिया के अंदर लगभग 200 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल गोइंग एज के हैं, उनमें से ओनली 2/3 अटेंड कर रहे हैं स्कूल को। अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलें लगभग हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लोग स्कूल गोइंग जो चाइल्ड है या तो वो किसी ना किसी, क्योंकि पॉवर्टी सर्कल के अंदर होता है वो, ऐसे कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, द पीपल बचपन से ही उसको कहीं ना कहीं इंगेज कर दिया जाता है उनके पेरेंट्स के थ्रू कि आप कुछ कमाओ सो दैट यू कैन हेल्प अस। ठीक है, मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि आप थोड़ा हमें हेल्प कर सको। तो जो स्कूल गोइंग चाइल्ड है, मतलब 6 से 14 साल तक का जो बच्चा है, ऐसी कंडीशन में उसको कहीं ना कहीं इंगेज होना पड़ता है, अपना लाइवलीहुड वो स्टार्ट कर देता है अर्निंग करना। साथ ही साथ उसके कारण से प्रॉब्लम क्या आती है, मैक्सिमम जो लोग इस एज ग्रुप के हैं वो स्कूल ना जाकर के कोई छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, जिससे कि अब तुम जानते हो कि अगर वो स्कूल नहीं जाएगा और किसी भी तरीके से लेबर वर्क में एड ऑन हो जाएगा तो वो ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट नहीं हो पाएगा हमारे लिए। इसी के कारण से जो हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन है उसने बताया कि नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर अलोन, कि अगर आपने सही तरीके से बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया और एक सही तरीके का जो भी वॉट एवर द थिंग्स आर नीडेड इफ यू हैव प्रोवाइडेड दैम, सो इफ यू मतलब अगर ऐसा करने में इफ यू आर कैपेबल, तो देन व्हाट यू विल डू,
तो एस्टिमेशन, प्लानिंग कमीशन का एस्टिमेशन है कि आप तो केवल और केवल अगर ऐसा करने में कैपेबल हो जाओगे कि जो रिक्वायरमेंट थिंग्स हैं वो प्रोवाइड कर दो, बच्चों को स्कूल भेज दो, ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दो, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख जॉब तो केवल आप एजुकेशन सेक्टर में ही दे दोगे उनको। कुछ नहीं कर पाएगा तो एटलीस्ट वो अपना सेल्फ डिसीजंस उसके कुछ अच्छे हो पाएंगे। वो हो सकता है टीचिंग करने लग जाए या स्कूल ओपन हो जाए, या अगर सोचो एक स्कूल भी ओपन होता है तो कितने सारे लोगों को जॉब मिलती है, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स को जॉब मिलेगी, बहुत सारे हेल्पिंग स्टाफ को जॉब मिलेगी, ड्राइवर्स हैं, को वर्कर्स हैं, ठीक है। सो ऐसे में इसने कहा कि जो प्लानिंग कमीशन था उसने बोला है कि अगर आपने इन बच्चों को स्कूल के अंदर इंगेज कर दिया, सो ऐसे देखो ना आप कि 2/3 पीपल, 2/3 पॉपुलेशन आर गोइंग इन स्कूल, रेस्ट 1/3 पॉपुलेशन आर नॉट गोइंग। ऐसी कंडीशन में ये लोग भी अगर स्कूल की तरफ बढ़ जाएं तो कितने सारे नए बच्चे स्कूल्स के अंदर पहुंचेंगे। ऐसे में हो सकता है इन बच्चों के लिए नए स्कूल्स के ओपन करने की भी डिमांड आ जाए। अब ऐसे में नया स्कूल भी ओपन होता है तो इस यहाँ पे एक एस्टिमेशन यही है, अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख जॉब्स तो आपको केवल एजुकेशन सेक्टर से ही मिल जाएगी। और एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ और बहुत सारे सेक्टर्स जुड़े हुए होते हैं, जैसे बुक पब्लिशर्स हैं, कॉपी प्रिंटर्स हैं, इसके अलावा आपके पास में जो भी आपके एसेंशियल्स चीज़ें होती हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, या फिर कोई बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है, लोगों को हम पहुंचा पाते हैं स्कूल, तो ना केवल स्कूल के अंदर ग्रोथ बढ़ेगी, ना केवल बच्चों को ह्यूमन रिसोर्सेज में हम कन्वर्ट कर पाएंगे, साथ ही साथ हम जॉब्स भी क्रिएट कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी कहा गया कि इफ वी कैन इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, सो वी नीड मेक मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ को-वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स इन रूरल एरियाज। रूरल ही क्यों, आपके जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर भी आज भी बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर्स की नीड है, ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर, ये आ गया आपका हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर। देखिए प्लानिंग कमीशन क्या कहता है, वो कहता है कि टूरिज्म सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है, इसको और थोड़ा आप बढ़ा सकते हो। अगर आप बात करें तो इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि हर साल लगभग 35 लाख से ज़्यादा लोगों को ये जॉब दे रहा है। तो अगर आपने टूरिज्म सेक्टर के ऊपर, मतलब आपने सर्विस सेक्टर के ऊपर भी ध्यान दिया, तो आप इसको और बेहतर बना सकते हो लोगों के लिए। हालांकि आप जानते होंगे इस बात को, क्योंकि हमने ग्राफ पढ़ा है और ग्राफ के थ्रू हमने ये समझने की कोशिश की है कि अगर जीडीपी में पार्टिसिपेशन देखें तो लोग बहुत कम इंगेज हैं, बट जीडीपी के अंदर पार्टिसिपेशन सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का ही सबसे ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर का ही सबसे ज़्यादा है। सो दिस इज़ हाउ कि अगर आप इसको और थोड़ा इम्प्रूव करते हो, बेहतर करते हो, तो यू कैन क्रिएट मोर जॉब्स। गॉट इट? सो दिस इज हाउ द प्लानिंग कमीशन सजेस्ट अस। एक ऐसी स्कीम सामने लेकर आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जिसका नाम था पहले नरेगा, आगे इसका नाम बदल गया एमजी नरेगा, ठीक है, या मनरेगा। ये नाम 2005 के बाद से इसमें कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आते रहे। हालांकि आज भी कई जगह पर ये वर्क कर रहा है, बट दैट इज़ नॉट काइंड ऑफ कि हाँ इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। हाँ, लेकिन बुक में पढ़ने को मिल रहा है तो पढ़ेंगे ही, बट इसके पीछे की कुछ लॉजिक बताऊंगा कि क्यों ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। देखिए पहले तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 2005 के अंदर ये जो स्कीम आई गवर्नमेंट की, इसमें क्या था। तुम जानते हो कि ये एक ऐसी स्कीम थी जिसके बिहाफ पे लोगों को गारंटी दी गई थी कि वी विल अपॉइंट यू और वी विल गिव यू द जॉब्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह की स्कीम चला करके लोगों के लिए जो पहले से स्किल्ड थे एंड दे वांटेड टू डू वर्क, ऐसे में जो पर्सन थे उनको अश्योर्ड किया गया दैट वी विल गिव यू 100 डेज जॉब, एटलीस्ट हम 100 दिन का जॉब तो आपको कम से कम देंगे। एंड इफ़ वी विल नॉट बी कैपेबल टू डू दैट सो, तो हम आपको क्या करेंगे, आपको रेम्यूनरेशन देंगे। हम अगर हम 100 दिन का आपको जॉब नहीं दे पाए तो जितने दिन का दे पा रहे हैं उसकी तो सैलरी, एंड जितने दिन नहीं दे पा रहे हैं उसके बदले हम आपको पैसा देंगे। ऐसा एक स्कीम था। देखिए क्या कहा गया कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह का लॉ बनाया कि आप राइट टू वर्क, इसको दिमाग में रखते हुए अप्रॉक्सीमेटली 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर राइट टू वर्क को अश्योर्ड करते हुए लोगों को काम देंगे आप। इसको आगे चल करके कहा गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 मनरेगा। इसके अंदर क्या था, कुछ एसेंशियल्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो भी पर्सन काम करना चाहता है और जो करने में सक्षम है उसको एटलीस्ट गारंटी दी जाए कि 100 दिन तो एक साल में आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। इसमें हर फैमिली में से एक पर्सन के लिए अश्योर किया गया था, ठीक है, गाँव में हर लगभग 625 डिस्ट्रिक्ट्स में से। अगर गवर्नमेंट अपनी इस ड्यूटी को फुलफिल करने में
मतलब असफल होती है, फेल हो जाती है, तो विद इन 15 डेज इट विल गिव द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल, कि 100 डेज में से जितने दिन बच गए उतने दिन का गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको रेम्यूनरेशन देगी, अलाउंसेस आपको देगी, मतलब बैठे बैठे आपको तनख्वाह देगी जितने दिन का वो काम नहीं कर पाए। दिस टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल गिवन प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट। ऐसा सोचा गया इस एक्ट, ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इससे मैं तारुफ नहीं रखता हूं। यहां पर इसने कहा कि दिस टाइप ऑफ वर्क, ऐसा जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव निकाले हैं, दैट वुड इन फ्यूचर विल हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, कि जमीन से आप ज्यादा प्रोडक्शन ग्रो कर पाओगे, एंड विल गिव द प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के थ्रू आप इस तरह के काम को आप ज्यादा प्रेफरेंस दे पाओगे। अगर मैं इसकी ग्राउंड लेवल पे बात करूं तो इसमें होता क्या है कि जिस पर्सन को ऐसे अथॉरिटी दी जाती है कि आपको अपनी जगह से, अपने एरिया से कुछ लोगों को चुनना है और मनरेगा के तहत आपको जॉब देनी है, तो व्हाट ही और शी डज, ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, मशीन बुलाते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए ये लैंड है, इस पे आपको क्या करना है, पेड़ लगाना है, 100 लोगों की जरूरत है, 100 दिन का रोजगार के तहत आपने इनको अपॉइंट कर लिया। अब आप क्या करो, इस चीज को यहाँ पे खड्डे खुदवाओ पहले तो, फिर पेड़ लगवाओ या सड़क बनवाओ, जो काम मशीन शायद एक दिन में कर सकती है, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग दिस पावर। आप उनको 100 दिन का अश्योर्ड किया है ना, तो व्हाट यू विल डू, आप उनको 100 दिन तक जॉब के अंदर रखेंगे। आप काम क्या करवाएंगे, 100 दिन तक क्या करवा सकते हो आप, पर्टिकुलरली क्या करवा सकते हो, मान के चलें तो ठीक है, आपने सड़क बनवानी है, आपने अपने गांव के चारों तरफ पेड़ लगवाने हैं, जो काम मशीन बहुत तेजी से कर सकती है, यू आर जस्ट वेस्टिंग दिस पोटेंशियल। आप इसको क्या कर रहे हो, इसकी पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो। वो लोग भी यही जानते हैं। पता है होता क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कई बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कीम गलत है, लेकिन इसका जो एक्चुअली जो इसको प्रोड्यूस की, मतलब आप कह सकते हो ना, प्रैक्टिकल जो फॉर्म है वो कैसी है कि जिस पर्सन को आपने अथॉरिटी दी है 100 दिन तक काम करवाना है, वो मशीन से वो काम 10 दिन में कंप्लीट करवाता है। 100 डेज़ का जो रेम्यूनरेशन होता है वो खुद की जेब में जाता है। 10 डेज़ का जो रेम्यूनरेशन है उन पर साइन करवा लिए जाते हैं हर एक लेबर से। 10 डेज़ 15 डेज़ और समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनको दे दिया गया और उनको फ्री कर दिया गया। बाकी का जो अमाउंट होता है वो जेब में जाता है, ठीक है, किसके, जिस भी अथॉरिटी को आपने वहाँ पे अपॉइंट किया है। तो ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। और इसका दूसरा एस्पेक्ट भी अगर मैं आपको बताऊं कि एक लंबा टाइम ड्यूरेशन हो गया है और आज तक आप टेक्नोलॉजी को ऐड नहीं कर पा रहे हो। आज भी आप लेबर वर्क के लिए अश्योर कर रहे हो 100 डेज़ के, आपको लेबर तो एटलीस्ट मिलेगा ही, लेबर वर्क तो आपको मिलेगा ही 100 डेज़ के लिए। तो इस टाइम पर, इस सेंचुरी के अंदर आप इस तरह का वर्क अगर दे रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइंग है कि आप अभी भी अश्योर्ड कर रहे हो कि केवल आपको लेबर वर्क ही मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम के देखा जाए तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसकी डिटेल मैंने आपको बताई है कि ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, फेल ही हुआ है, ठीक है। एंड बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इसको तो बंद भी कर दिया गया है, जहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है। ये क्योंकि इनिशिएटिव था कांग्रेस का, एंड जब जिन जिन स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट है बीजेपी की, उन्होंने इस स्कीम को बंद कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। आगे है हमारे लिए नया टॉपिक विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बड़ा ही मस्त सा टॉपिक है एंड काफ़ी हद तक तुम्हें इसमें कुछ चीज़ें आपको को रिलेट लगेगी, कहीं ना कहीं आप इसको जानते भी होंगे पहले से। देखिए, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जो पहले से ही, मतलब एक तरीके से पहले से सेट, मतलब मैनेज्ड हो कोई चीज़। ये अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जहाँ पे मैनेज्ड नहीं हो कोई भी चीज़। जैसे बुक्स आपने रख दी है, अचानक से बहुत सारे बुक्स हैं आपने उठाई और कहीं भी रख दी, वो ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर उसमें से कोई एक चीज़ आपको चाहिए होगी तो वो आपको आसानी से नहीं मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पर भी सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाइवलीहुड गेन करने के सोर्सेज की। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो आज तक जो भी काम वो कर रहे हैं फ्रॉम द डे वन, वो बिल्कुल सिस्टमैटिक फॉर्म में कर रहे हैं। वो तो सेक्टर्स कहलाएंगे ऑर्गेनाइज्ड, जहां पे हर एक काम बिल्कुल सही मेजर्स में तय है। छुट्टी लेनी है तो कैसे, वर्किंग आवर होंगे तो कितने, ऑफिस स्टार्ट होगा तो कब, एंड होगा तो कब, जिसमें एम्प्लॉयज़ को ये मौका होता है, कह सकते हैं वो कि सर हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, इसके बाद जो भी हम कर रहे हैं दैट इज़ समथिंग एक्स्ट्रा, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो वो जहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो, एक ऐसा सेक्टर, सिंपल सी बात है, उसको ऑर्गेनाइज्ड कहेंगे। जहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होती वो अनऑर्गेनाइज्ड होगा। अभी मैं कुछ फोटो दिखाता हूँ आपको और आप इससे बहुत अच्छे समझ जाएंगे। देखिए, आपको बताना है कि ये सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है कि अनऑर्गेनाइज्ड है। क्या यहाँ पे सारी चीज़ें सिस्टमैटिक हैं?
इफ़ योर आंसर इज राइट, अगर आपका आंसर है कि हाँ ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा चलो पहले दूसरी फोटो भी देखते हैं। एक तो ये फोटो आप देखिए, यहाँ पे 4 फोटोज मैंने दिखाई है। यहाँ पे ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर रोबोटिक्स का काम ज़्यादा है, मशीन्स का काम ज़्यादा है, टेलरिंग हो रही है, यहाँ पर भी वही ऑफिस वर्क है। एक फोटो ये देखिए प्लीज़, यहाँ पर एक पर्सन है जो सामान बेच रहा है, वेंडर है। एक यहाँ हैंडमेड कार्ट का एक स्टोर लेकर के बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोग जो है आई थिंक लेबर वर्क कर रहे हैं, सेम इधर भी लेबर वर्क है। आप मुझे क्या इसमें से बता सकते हैं कि कौन सा सेक्टर, कौन सा फोटोग्राफ, इज फोटोग्राफ ए इज ऑर्गेनाइज्ड, और क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर ए है या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर बी है? कौन सा फोटोग्राफ इसमें से ऑर्गेनाइज सेक्टर है? अगर आपका जवाब है फोटो को देखने के बाद कि ए इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड बी इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए यहां पे सिचुएशन क्या है, जो भी चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक फॉर्म में हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो ऐसे में उस सेक्टर को और उससे होने वाली इनकम को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब देखो यहां पर देखो ना, ये पर्सन है, क्या इसका आपको लग रहा है कि इस पर्सन का जो काम होगा, वर्किंग आवर्स होंगे, वो सारे फिक्स होंगे? क्या ये कभी बीमार हो जाएगा तो इसको सिक लीव मिल सकती है, या फिर इसको कोई रेम्यूनरेशन एक्स्ट्रा मिलता होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्स्ट्रा मिलती होगी? ऐसा कुछ भी नहीं। इस पर्सन के साथ भी यही है, जब तक इसकी सब्जियां नहीं बिकेगी तब तक ये उठ के जा नहीं सकता, ठीक है, अदरवाइज तो नेक्स्ट डे इसकी सब्जी खराब हो सकती है। ऐसे में जहां पे ना तो वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उस सेक्टर से होने वाली इनकम को आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम कहते हैं। इस चीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल हमने बना रखी है, इस टेबल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। गॉट इट? बहुत ही सिंपल है एंड होपफुली आपको समझ में आ जाएगी। तो करें शुरू। देखिए ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम समझ पाएं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, एमसीक्यूज में आएंगे, नो डाउट। आपको पता ही है, आपका टाइम टेबल आ गया है और टाइम टेबल के हिसाब से एसएसटी का पेपर सबसे पहले है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एमसीक्यूज जिससे बन सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रख लेना। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो जहाँ पे सारी चीज़ें सिस्टमैटिक फॉर्म में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो जहाँ पे सिस्टमैटिक नहीं है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में बात करें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कवर किया जाता है उन सारे प्लेसेस को जहां पे एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है और लोग अपने वर्क के लिए एश्योर्ड होते हैं। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होगा जहां पे लोग जो भी काम कर रहे हैं उनको पता है कि भैया हमें 30 दिन तक काम करना है, 1 महीना कंप्लीट होने के बाद हमें सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज चले गए तो अगले दिन जाके ऑफिस में पूछ रहे हैं कि काम है कि नहीं, वो बोलेंगे नहीं ये काम, तो फिर वापस घर पे आ गए। ऐसा काम नहीं। जहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो वर्क है, वो रेगुलर बेसिस पर है, वो अश्योर्ड है इस बात के लिए कि वी हैव वर्क इन आवर हैंड्स। जबकि यहां पर सिचुएशन जस्ट अपोजिट होती है कि यहां पर जॉब अश्योरेंस नहीं होता, जॉब्स रेगुलर मैनर में नहीं मिलती। ठीक है, तो आप यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है कि लगभग गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हैं जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, दैट इज वाई यहाँ पे जॉब अश्योरिटी नहीं है और रेगुलर मैनर में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। नेक्स्ट अगर इस पे हम बात करें तो ये गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑल सच ऑर्गेनाइजेशंस आर रजिस्टर्ड इन गवर्नमेंट एंड दे नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जबकि यहां पर क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, तो देयर इज नो रूल, देयर इज नो रेगुलेशंस। कभी ना तो कोई मानी जाती है ना फॉलो की जाती है। गॉट इट? चलिए और देखिए, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन जस्ट बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसीजर्स, some people may not be employed by anyone, may work on their own, but they have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. इसने कहा कि ये ऑर्गेनाइज इसलिए भी कहलाता है बिकॉज यहां पे सारा का सारा काम जो होता है वो फॉर्मल प्रोसेस में है। मैं सोचिए ऐसा है कि मैंने एक स्टेथोस्कोप लिया, एक वाइट कोट लिया और मैंने यहाँ पर स्टेथोस्कोप लटकाया, कहीं जाकर के एक छोटी सी शॉप ली, उसको क्लिनिक लिख दिया उसके ऊपर और जाकर के मैं वहाँ बैठ गया। क्या मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ या क्या मैं किसी को सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको ये दवा लेनी चाहिए? आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो काम तो डॉक्टर का होता है।
ठीक है, मैंने काला कोट लिया, एक अच्छा सा यहाँ पे टाई मैंने लिया, या जो वकील वाला होता है ना वो टाई वो पहनते हैं एक तरीके का, तो वो हमने पहना और एक वकील की मैंने मतलब ऑफिस स्टार्ट कर दिया। क्या मैं काम कर सकता हूँ? नहीं। एक ऑफिस मैंने ऐसे ही झूठा मूठा एक ऑफिस बना दिया, लोगों को अपॉइंट कर दिया, और वो हेरा फेरी में आपने देखा होगा कि वहाँ से वो अपॉइंट करते हैं, पैसा डबल, अपॉइंट किया, बहुत अच्छा सा इंटीरियर वगैरह है, और काम करना स्टार्ट कर दिया, लोगों का पैसा लिया, चलो मैं बैंक ही खोल लूँ। तो ऐसा ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक जॉब के लिए, हर एक वर्क के लिए काम पहले से ही, उसका प्रोसीजर जो है वो पहले से ही तय किया गया है। ऐसे में वो रजिस्टर्ड भी होता है, और गवर्नमेंट को इस बात के लिए हमें श्योर भी करना होता है कि वॉट एवर वी आर डूइंग जस्ट अकॉर्डिंग द लॉ, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ वी आर डूइंग ऑल द वर्क, एंड दिस इज हाउ किसी भी सेक्टर को ऑर्गेनाइज बनाया जाता है, क्योंकि हमें फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स रेगुलेशन जो भी उनके लिए सेटअप है। अब यहां देखिए, यहां पे कोई भी किसी भी तरीके का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता, साथ ही साथ यहां पे कोई भी फॉर्मल प्रोसेस नहीं है। देखो, फॉर्मल प्रोसेस का मतलब है कि जॉब ही एश्योर नहीं है, लेबर वर्क मिलता है, तो ऐसे में कोई भी प्रोविजन भी नहीं है कि ओवर टाइम आपने किया तो कितना मिलेगा, हो सकता है आपको कल ही निकाल दें। कोई पेड लीव नहीं है, आपने छुट्टी कर ली तो पैसा कटेगा, कोई हॉलीडे नहीं दी जाती, अगर आप बीमार भी हो गए ना तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। बड़ी अजीब सी बात है। और सिक्योरिटी भी नहीं किसी चीज़ की, अगर बीमार हो गए तो आपको बोल देंगे ठीक है भैया घर पे ही बैठा, आना मत दोबारा से तुम। सो यहाँ पर इसीलिए इसको अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। अब कोई बीमार हो गया तो कैसे काम कर सकता है? तो दिस इज हाउ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एक्चुअली, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो सफ़र ही करते हैं। देखिए, और देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो वर्कर्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एंजॉय करते हैं अपनी सिक्योरिटी, उनके पास में मतलब कहीं ना कहीं इस बात का अश्योरेंस रहता है कि वो उनको हटाया नहीं जाएगा। उनका वर्किंग आवर फिक्स होता है, नंबर ऑफ आवर्स फिक्स होते हैं, सो दैट अगर वो एक्स्ट्रा भी काम करते हैं तो वहाँ ओवर पेड उनको मिलता है, मतलब पार्ट टाइम उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उनको ओवर टाइम करने पर पैसा मिलता है एम्प्लॉयर के थ्रू। जबकि यहाँ तो कुछ ऐसा ही नहीं, ना तो जॉब सिक्योर है और ना ही वो छुट्टी के लिए पूछ सकते हैं, और किसी भी तरीके से वो लोग इस तरीके से काम नहीं कर सकते कि आज मैं एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ साहब कल नहीं आऊँगा, तो बोलेंगे ठीक है भैया कल घर पे ही रहो, मैं थोड़ी दुकान खोलूँगा। इस तरह का सीन होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो गेट द सेवरल अदर बेनिफिट्स। एम्प्लॉयर्स के थ्रू जो जो बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे उनको एक पर्टिकुलरली टोटल ईयर्स में समथिंग कुछ हॉलीडेज मिलती है, उनको फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, अश्योरेंस मिलता है, किसी अच्छी जगह पे आप काम कर रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा। जबकि यहाँ पर अगर अपन बात करें तो किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं होता, ना हेल्थ बेनिफिट होता है, मेडिकल बेनिफिट नहीं है, ना हॉलीडेज हैं, किसी भी तरीके से नहीं। इनके वर्किंग आवर भी फिक्स होता है, इनके जबकि नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ऑफिस में काम कर रहे हो तो दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। और अगर किसी पंसारी की शॉप पे काम कर रहे हो, किसी भी छोटी मोटी शॉप पे एज अ लेबर वर्क कर रहे हो, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए कि किसी भी खेत के अंदर आप काम कर रहे हो एज अ लैंडलेस लेबर, तो दैट इज ऑल्सो अनऑर्गेनाइज्ड। ये देखो एक पर्सन है जो पुल कर रहा है एक, ये जो भी कार्ट है इसको, तो ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इस तरह का। चाहे ये सेल्फ एम्प्लॉयड है बट फिर भी दे आर द पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कोई छोटी मोटी शॉप लेकर के बैठा है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें वर्किंग आवर फिक्स नहीं होगा ना, हालांकि ओनर तो होगा खुद ही, बट इसका वर्किंग आवर फिक्स नहीं होगा। सामान बिक रहा है तो बिक रहा है, नहीं बिक रहा है तो नहीं बिक रहा है। सोचिए इस जगह पर कोई काम करने वाला पर्सन है तो वो उसका भी मामला जो है वो फिक्स नहीं है। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वैसे आपको पता ही होगा, बेहतर तो यही है कि हम सभी और गवर्नमेंट भी थोड़ा सा फोकस करे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसको भी किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरी में वो लेकर आए। हर एक पर्सन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में काम कर रहे होते हैं, लेबर का वर्क जो कर रहे होते हैं, इनकी कोई लाइफ सिक्योर नहीं होती। आपने देखा होगा ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बाहर से साफ कर रहे होते हैं, तो इनकी लाइफ कितनी रिस्की होती है। किसी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे होते हैं, मूवीज़ में देखा होगा, उनके हाथ कट जाते हैं या उनकी लाइफ ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे में अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है तो उनकी लाइफ के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर उनके कुछ भी होता है तो उनकी फैमिली भी सफ़र कर सकती है। बट इफ़ दे आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो सारा का सारा जो मेडिकली जो भी बियरेंस होगा वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेगी या तो कंपनी या फिर वो जो भी डिपार्टमेंट है वो, ठीक है। सो ऐसे में ज़रूरी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़्यादा बेहतर किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए हैं
और इसको अगर आप इंप्रूव कर लेते हो तो लोग कहीं ना कहीं और ज़्यादा इसके लिए मोटिवेटेड होंगे एंड दे कैन डू मच गुड, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनको कैसे उनके लिए बेहतरी के लिए क्या क्या काम किए जाएं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स विच पे अ वेरी लो सैलरी। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना चाहते हुए भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट बनते हैं एंड दे शुड एक्चुअली, हमें ज़रूरत है इन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की। जो लोग फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि वो जॉब्स ही नहीं है तो क्या करेंगे, जिस भी जगह पे जॉब मिलेंगे तो दे विल डू दैट। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, एक्चुअली ये सिर्फ अभी एक डिस्क्रिप्शन है, वी विल हैव द सजेशंस हियर। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पर जो भी वर्क करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, मैक्सिमम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, जहाँ पे उनकी सैलरी बहुत कम होती है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, जितना काम करते हैं उसके हिसाब से उनको पेमेंट या वेजेस नहीं दिए जाते, उनकी जो अर्निंग है वो बहुत कम है और इरेगुलर है, मतलब रेगुलर भी नहीं है वो। और ऐसे में जो जॉब्स होती हैं वो सिक्योर नहीं होती, अगर वो किसी भी तरीके से बीमार वगैरह हो जाते हैं तो उनको जॉब से हटा दिया जाता है, किसी भी तरीके का बेनिफिट उनको नहीं मिलता। बट यहाँ पर 1990 के बाद से इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू सी द लार्ज नंबर ऑफ पीपल लूजिंग देयर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। मैक्सिमम देखो अभी कोविड का सिचुएशन था ना, तो कोविड के सिचुएशन में जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर थे, मैक्सिमम ऑर्गेनाइज सेक्टर दे आर बिहेविंग लाइक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि उनकी सैलरीज आधी कर दी, रेम्यूनरेशन देना बंद कर दिया, जॉब सिक्योरिटीज नहीं थी, सबको निकाल दिया गया जॉब से। तो द पीपल 1990 के बाद से ऐसा देखा गया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी जॉब्स कम हो गई, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, आपको पता है। एंड दिस वाज द टाइम ड्यूरेशन जब पॉपुलेशन में अचानक से, आप कहते हो ना पॉपुलेशन विस्फोट कहा जाता है इसे, तो ऐसा कुछ हुआ और बहुत सारे लोगों को जॉब मिली, जॉब से वो हट गए जस्ट बिकॉज ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल गए लोगों को। और जब दुनिया में ऑप्शंस आ जाते हैं तो वैल्यू अपने आप चीज़ों की कम हो जाती है। तो यहाँ देखो कि यहाँ लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर दे हैव लूज देयर जॉब्स एंड दिस वाज द कंडीशन, कि जब लोगों को लगने लगा कि हाँ अब तो ऑल द ऑर्गेनाइज सेक्टर आर एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और इसी के अंदर जरूरत हो जाती है हमें हम थोड़ा फोकस ज़्यादा कर लें चीज़ों के ऊपर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वर्कर्स आर फोर्स टू टेक अप द जॉब्स in the unorganized sector with the low earnings. Hence, besides the need of more work, there is also need to protection and support of the workers in unorganized sector. क्योंकि जब लोग मूव कर गए ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज्ड में, तो अब गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है, लोगों की ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि जॉब नहीं थी ऑर्गेनाइज में और अनऑर्गेनाइज्ड में जाना पड़ा, तो इट इज नीडेड कि इनको प्रोटेक्शन मिले, इनको सपोर्ट मिले वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, सो दैट दे कैन ऑल्सो इम्प्रूव देमसेल्फ। गॉट इट। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले बात कर रहे हैं रूरल एरियाज में, तो जो मोस्टली आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको रूरल एरियाज में, क्योंकि वहां पे फार्मर्स की 4 कैटेगरीज हैं। लैंडलेस फार्मर सबसे नीचे आते हैं, फिर आते हैं स्मॉल, फिर आता है मिडिल, और फिर सबसे ऊपर आते हैं बिग फार्मर्स। तो जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको काम करना होता है बिग फार्मर्स या मिडिल फार्मर्स की यहाँ पे। साथ ही साथ छोटे मोटे कोई शॉप वगैरह लेके चल रहे हैं या किसी तरीके का आर्ट क्राफ्ट उनको आता है, तो दे कैन डू दैट। यहाँ पर बताया लगभग 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनलाइज सेक्शन। मार्जिनलाइज सेक्शन का मतलब होता है कि ग्रुप बन जाता है ना, जैसे मार्जिनलाइज आप कह सकते हो कि पुअर पीपल हैं तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा अलग से, उनको अलग रखा जाएगा सोसाइटी से। अगर इसमें कास्ट कैटेगरी को भी ऐड कर सकते हो, इनमें रिलीजन को भी आप ऐड कर सकते हो, इन लोगों को अलग रखा जाता है। ऐसे में द पीपल हु आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, उन लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता कि वो थोड़े से अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, और इवन जॉब्स भी नहीं दी जाती। तो ऐसे में ज़रूरत है इन लोगों को सपोर्ट की, इन लोगों को टाइम टू टाइम जो भी नीड्स हैं, अगर छोटा सा सोचिए फार्मर भी है, अगर स्मॉल फार्मर भी है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम की लैंड है, तो ऐसी कंडीशन में उसको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए, उसको सीड्स टाइम पे, फर्टिलाइजर्स टाइम पर, पेस्टिसाइड टाइम पर, इरीगेशन फैसिलिटीज़ बेहतर की जाए उसके लिए, सो दैट ही कैन ऑल्सो इम्प्रूव हिमसेल्फ और अपने आप को मिडिल या फिर बिग फार्मर में कन्वर्ट कर सके।
साथ ही इन ग्रुप्स के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, गांवों के अंदर अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, लोगों को शिक्षित करें सो दैट दे कैन इम्प्रूव देमसेल्फ। छोटे स्कूल्स हो गए, हायर स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, आईटी सेक्टर्स हो गए। आईटी सेक्टर्स होते हैं ना जहाँ पे थोड़ा आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो इस तरह का अगर आप काम करते हैं गाँव में, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से सबसे ज़्यादा पीड़ित लोग हैं जिस जगह पर, उस जगह को हम इम्प्रूव कर पाएंगे। आगे देखिए, अगर हम अर्बन एरियाज में बात करें तो नो डाउट यहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखने को मिल सकता है। कैजुअल लेबर्स अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन फील्ड में या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में देखें, ट्रेड में, ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत जगह पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इवन यू कैन फाइंड देम एज अ वेंडर। आप वर्कर देख सकते हो गारमेंट मार्केट्स में, या रैग पिकर्स। बहुत दिक्कतें हैं, बहुत इश्यूज हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको चाय की थड़ियों पे काम करते हुए मिल जाएंगे, किसी के घर के अंदर एज अ लेबर जो बोलते हैं ना अपन, सर्वेंट, तो सर्वेंट काम करते हुए मिल जाएंगे आपको। बड़े शहरों में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गाँव से बच्चों को लिए आते हैं और शहरों में वो क्या करते हैं, वहाँ पे उनसे काम करवाते हैं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम अगर है, चलो ठीक है, वो इफ़ दे आर अर्निंग, दे आर एक्चुअली डूइंग वर्क फॉर ब्रेड एंड बटर, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम तो यही है कि उनकी सेफ्टी का कोई ना कोई मेजरमेंट तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जिसके कारण से उनके एज अ एक्सप्लॉयटेशन तो ना हो एटलीस्ट। तो ये चीज़ें हैं। ऐसा आपको अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए वो काम करें। हम कैसे इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट इनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो भाई ज़रूरी है। पहली चीज़ तो अगर मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ज़रूरी है। वो एटलीस्ट इन जगहों पर लोगों को मोटिवेट करे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे। साथ ही साथ जो भी लोग कैजुअल वर्क कर रहे हैं, जिनको रेगुलर बेसिस पे वर्क नहीं मिल रहा है, तो सोचिए कोई छोटी सी इंडस्ट्री है, किसी ने इंडस्ट्री खोली, वहाँ से जो भी सब प्रोडक्ट बन रहा है या जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनल गुड्स जो है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस चीज़ को इन्वेस्ट करे कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं आप यहाँ बेच सकते हैं। कुछ ऐसा मार्केट, ऐसा रिसोर्स उनके लिए डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज मरे नहीं और एटलीस्ट उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रेगुलर बेसिस पर रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं, जो वर्क होता है, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं मिल पाता। वी कैन ऑल्सो फाइंड द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटी। तो इनको आप जानते ही हो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इनको मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है, इनको अलग थलग कर दिया जाता है। तो अगर इस तरह के कोई लोग हैं जो मेजॉरिटी में, हालांकि आपको पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मेजॉरिटी में लोग हैं, तो पहली चीज़ तो कारण पता करो कि इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, मान लिया कि दे आर इंगेजिंग क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन या और कुछ ही, और कोई ऐसा फैसिलिटी हो सकता है, कोई ऐसा सेक्टर हो सकता है जिसके कारण से ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट बन रहे हों। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए व्हाट गवर्नमेंट इज एक्चुअली डूइंग, कि गवर्नमेंट इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या काम कर रही है, तो ये गवर्नमेंट का टास्क होना चाहिए कि गवर्नमेंट इस बात को अश्योर करे कि किसी भी तरीके का डिफ्रेंशिएशन इनके साथ नहीं होगा। साथ ही साथ इनकी लाइफ को अश्योर्ड किया जाए, इनकी सिक्योरिटी को अश्योर्ड किया जाए, हेल्थ को अश्योर्ड किया जाए। गेटिंग द इर्रेगुलर वर्क, low paid work, the workers are also facing some kind of social discrimination. The protection and support to unorganized sector workers is thus necessary for the both economic and social aspects. आपके चाहे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की बात करो, सोशल एस्पेक्ट, डेवलपमेंट की बात करो, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं, जो भी उसमें काम कर रहे हैं, उनको इज्जत मिले, उनको सही टाइम पर पेमेंट्स मिले, इवन रेगुलर मैनर में उनको काम मिले। अगर ऐसा होता है तो ही आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको आप एक सही पोजीशन पर ला पाओगे। अगर ऐसा नहीं होता है कि रेगुलर मैनर में उसके पास में जॉब्स नहीं है, उसकी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, सोशल मैनर में उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो जो पर्सन काम कर रहा होगा वो एक टाइम बाद काम करना छोड़ देगा, या फिर अगर वो काम कर रहा है तो अपनी सोसाइटी, अपने लाइफ को एक सही ट्रैक तक नहीं लेकर आ पाएगा, वो डेवलप नहीं कर पाएगा अपने आप को। जिस लेवल पे वो काम कर रहा है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम, हालांकि यहाँ पर दोनों ही टाइप से काम होगा, दोनों ही तरीके से, दोनों ही चीज़ों की डिमांड है कि गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर करे, कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनके लिए कंपलसरी करे कि आपको, उनके एम्प्लॉयर को, कि आप कंपलसरी करें कि जितने भी लोग आपके यहाँ पर हैं, आपका उनका हेल्थ, उनका
जॉब, उनकी जो भी इनका फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। ये तो हुआ गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को अपने लेवल पे भी कुछ काम करने ज़रूरी है। अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो दे विल नॉट बी एक्चुअली सिक्योर्ड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अपन थोड़ा सा वर्कर्स की पोजीशन को, वर्कर्स की कंडीशंस को बेहतर कर सकते हैं। आप इसके आगे बढ़िएगा, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।